हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ब्लूप्रिंट के जो आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं 28 अक्टूबर को हिस्ट्री सेक्शंस का। मैं आज सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं मेरे प्यारे। आज आप लोग इस वीडियो को माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों का जब ब्लूप्रिंट एग्जाम हो रहा है उसमें आप लोगों का कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, साथ ही साथ ये ब्लूप्रिंट के एग्जाम जो मेरे प्यारे जो अभी आप लोगों को होने वाला है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके फाइनल एग्जाम में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है मेरे प्यारे जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाएं, प्ले स्टोर में सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और सर्च करने के बाद मेरे प्यारे जल्दी से आप कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो मैं आज आप लोगों को जो बताने वाला हूं ना, ये आपका सेट नंबर 3 होगी। क्यों होगी सेट नंबर 3? मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सेट 2 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं सेट 3। ठीक है, सेट 1 से लेकर सेट 2 और सेट 3 अगर तीनों सेट को कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। और एक बात जाते जाते मैं एक बात बताना चाहूंगा मेरे प्यारे, क्वेश्चन को मूव करने से पहले एक बात मैं बताऊं कि अगर आपके घर में कोई 9 क्लास में है या क्लास 10 में है, उन लोगों के लिए हमारे एप्लीकेशन पर फ्री में क्लासेस स्टार्ट किया जा रहा है, जहां पे आप लोगों को बिना पैसा का पूरा सिलेबस के माध्यम से आप लोगों को वो क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगर आपके घर में अड़ोस पड़ोस में कोई भी है, आप जरूर बताएं कि मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे क्लास 9 और क्लास 10 का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी जीरो बैलेंस में, यानी जीरो पैसा में। ठीक है, तो लोगों को भी आप लोग जल्दी इन्फॉर्मेशन करें ताकि वो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर वो क्वेश्चन पढ़ पाएं जो उनके पेपर में छपने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे, मैं बात कर रहा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं मेरे प्यारे। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन ना आपके फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन VSQ, उसके बाद मैं बात करूंगा सर SQ, उसके बाद में बात करूंगा सर LQ। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश करूंगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपके पेपर में पूछेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का पेपर में पूछेंगे, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन को उठाते हैं मेरे प्यारे और देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल गया होगा। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे। ये तो मुझे आता है, कोई बात नहीं मेरे प्यारे, आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रट्टा लगाकर एग्जाम देने में ना कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि रट्टा लगाने के बाद अगर आप लिख रहे हैं उस समय कोई भी अगर वर्ड आपका माइंड में या कोई सेंटेंस अगर आपके माइंड पे रिमूव हो गया है तो उस समय आपको थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ेगा, जब तक वो आपका माइंड में फिर से रिमेंबर ना आ जाए, याद ना आ जाए मेरे प्यारे। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट जो टॉपर बनते हैं ना, वो लोग इतना आसानी से टॉपर नहीं बनते। वो लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और समझने के बाद जो लिखने में जो मजा है ना मेरे प्यारे, उसमें अलग ही इंटरेस्ट होगी। फाइनल एग्जाम में, जब आप कोई भी एग्जाम हो, फाइनल नहीं दुनिया के किसी भी एग्जाम में, अगर आपको सब कुछ पता चल गया होगा, जिससे मैं बात कर रहा हूं आपका जैसा भी आज हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का जो चैप्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस चैप्टर का पूरा आपको नॉलेज हो गया है कि हरिहर राय कौन था, बुक्का राय कौन था, उनका जो झगड़ा हुआ था किस लिए हुआ था, कब युद्ध हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, इस सारा चीज आपको अगर पता चल जाएगा ना, और इसके बाद इससे रिलेटेड ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे, आप इजीली से कर लेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि समझने से, रट्टा लगाने से पहले समझने की कोशिश करेंगे। जब समझ कर लिखेंगे ना, मजा कुछ और ही मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। बस आपकी मर्जी होगी, आपको रट्टा लगाना है या समझना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? समझाइए, समझिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी को हरिहर राय और बुक्का नामक 2 भाई ने की थी। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। ये क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे ना, जब भी विजयनगर के बारे में बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना है। ये सेंटेंस कौन सा, कि विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर, ये आपको जरूर लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाह रहा है कि ये क्वेश्चन के अलावा आप और क्या स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, ताकि उनको पता चल जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर किस नदी किनारे स्थित है, तो बोलेंगे सर तुंगभद्रा नदी। याद रखिए, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना, अगर आपको पहले से पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तालिकोट साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालने, जो तालिकोट व्यवस्था है इसमें सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। तो 13 जनवरी 1565 को तालिकोट का युद्ध हुआ था। तालिकोट का युद्ध कब हुआ था? तो बोलेंगे सर 1565 ईस्वी में। अगर आपसे पूरा डेट पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का आ जाए, तो पूरा डेट आपको लिखना होगा 23 जनवरी। याद रखिए 23 जनवरी 1565 में हुआ था। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा हूं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में छप जाए
कि थोड़ा सा बताइए विजयनगर के बारे में तो आप बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत रट्टा लगा लिए हैं। अब थोड़ा सा हमें बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था मतलब पता चली हो जो किसान लोग करते हैं। सिंचाई व्यवस्था के बारे में अगर आपसे प्रकाश डालने के लिए कहा जाए तो उस समय आप क्या करेंगे? जैसे कि मेरे प्यारे में बात कर रहा था आप लोगों का पिछला वीडियो में, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगी जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हमारे एप्लीकेशन का मतलब प्ले स्टोर में डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप प्ले स्टोर से जैसे मिसाइल क्लासेस को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी, और कोर्स को आप लोगों को बाय करना है। कौन सा कोर्स को? तो आर्स का फाउंडेशन कोर्स। याद रखिए यहाँ पे लिखा होगा आर्स का फाउंडेशन बैच को आपको बाय करना है। जो भी बंदा बाय कर चुके हैं आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को कई बार हर एक वीडियो में आप लोगों को क्लास में बताया करता था कि आप लोगों को 5-5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये सेट होगी मेरे प्यारे एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और ये सेट हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर हमें प्रोवाइड किया है, जो आप इजीली से देख सकते हैं। ये हमारे टीचर जो है यूनिवर्सिटी के टीचर वो हमें प्रोवाइड किया है, और ये सेट में प्यारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है। जैसे आपका फाइनल एग्जाम में जिस बेस पे एग्जाम होगी ना, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों का एक सेट में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। एक सेट को आपको ध्यान से देखना है। एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन होगी ऑब्जेक्टिव का, आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली से दिख रहा होगा 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब जब मैं सब्जेक्टिव की बात करूँ तो सब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे, आप थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे ही टपकेगा, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में 7 क्वेश्चन होगी, ठीक है। इसको बात करते सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछेगी 7 क्वेश्चन, ठीक है। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना लिखना है ये भी आपको ध्यान देना है। और आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब होता है, याद रखिएगा सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। 3, 6, 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। और लॉन्ग क्वेश्चन में कितना पूछे जाएगा? तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे कितना क्वेश्चन? तो 2, 3, 5 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप तो आपके पेपर में तो 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, पर लिखना कितना है ना वो यहाँ पे आपको फ्रंट पेज में ही लिखा रहता है। लिखा हुआ है क्या कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक, यानी जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये 2-2 मार्क्स का आपके पेपर में पूछेगी, और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे 3 मार्क्स का। याद रखिए कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का आपसे पूछे जाएंगे। और आपका पूछा जाएगा कितना? तो आपका 15 से 19 तक पूछे जाएंगे 5 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं बात करूं 7 दूनी 14 मार्क्स। कितना मार्क्स हो गया सर? 14 मार्क्स। 7 तीन 21 मार्क्स। कितना हो गया सर? 21 मार्क्स। और 5 5 25 मार्क्स हो गया सर, 25 मार्क्स। जब इसको हम लोग काउंट करेंगे सर आएगा 0, और 2 2 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा सर? 6 मार्क्स हो जाएगा। लेकिन सर हम लोग तो अभी 40 मार्क्स का एग्जाम देंगे ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स का देंगे, तो यहाँ पे 60 मार्क्स हो रहा है कैसे? तो मेरे बात करूं मेरे प्यारे, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्या है समझिए, सबसे मेन फंडा यहीं पे आता है। आपका 7 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स का 10 मार्क्स हो गया। ठीक इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को लिखना है 7 में से 5 क्वेश्चन लिखना है, तो 3 5 15 क्वेश्चन हो गया, 15 मार्क्स का हो गया है, हुआ या नहीं? देखिए इसी तरह से आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें जब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आएगी मेरे प्यारे, याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन लिखना है, तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15। जब इसको हम लोग काउंट करेंगे तो 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि हम लोगों को जो पेपर मिलेगी उसमें सारा का सारा हम लोगों को जितना क्वेश्चन रहेगा सबका उत्तर लिखना है फाइनल एग्जाम में, ऐसा नहीं है। 7 आपसे पेपर में लिखे रहेंगे किन्हीं 7 प्रश्नों में से 5 का उत्तर दे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी, जो हमारे यूनिवर्सिटी ने हमें सिर्फ और सिर्फ आज हमें हिस्ट्री का प्रोवाइड किया है। धीरे धीरे मेरे पास सब कुछ सारा सब्जेक्ट के जैसे आ जाएगी, ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। ये करने में मजा तब आएगा मेरे प्यारे, ये सेट आप लोगों को बनाने में या पढ़ने में या याद करने में तब मजा आएगा जब आपको पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। अब हमारे मुद्दा यही है कि जब तक हमारे एप्लीकेशन पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये सेट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड करें और कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें। जो क्लासेस पहले हो चुकी है, जो चैप्टर पहले पढ़ा चुका है वो भी आपको मिल जाएंगे, सारा का सारा PDF नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी जो हम लोग को पढ़ाई अभी बाकी है वो भी आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। और सेट आप लोगों को 5-5 सेट, हर एक से सब्जेक्ट में आप 5-5 सेट मॉडल सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये मॉडल सेट हो गया हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर जो कलेक्ट किए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए मेरे प्यारे। उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने जो मेरे लिए मेहनत कर रहा है मैं कभी भूल नहीं सकता हूं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स को बाय करना ना भूले। तो मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे, याद रखिएगा हम लोग बात कर रहे थे सिंचाई व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में सर? सिंचाई व्यवस्था। ये सब आपको इजीली से देख लेना है, ठीक है। तो सिंचाई व्यवस्था की जब मैं बात कर रहा था तो विजयनगर साम्राज्य की तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ, मैंने अभी जस्ट बताया कि जो विजयनगर
साम्राज्य है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार क्वेश्चन आया है कि विजयनगर साम्राज्य जो है किससे नदी किनारे बसा हुआ है, तो बोलेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की भूमि, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। जो विजयनगर साम्राज्य है ना, वहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। भूमि जो है याद रखिएगा, कैसे लिखना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी किनारे हुआ था और विजयनगर साम्राज्य की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि वहां के शासक कृष्णदेव राय ने तुंगभद्रा नदी से बहुत से नहरों का निर्माण किया था। सबसे ज्यादा नहर का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन किया था, कृष्णदेव राय ने किया था, जो सबसे शक्तिशाली शासक थे। कौन, तो विजयनगर साम्राज्य का, जिससे किसानों को सिंचाई करने में बहुत ही आसानी होती थी। और सिंचाई करने में अगर आपका नहर वगैरह सब कुछ खेत के किनारे तक पहुंचाया जाए पानी, तो सिंचाई करने में आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। नदी को नहर से मिला दिया जाता है, नदी को नहर से मिला दिया जाता है ताकि नदी का पानी नहर तक पहुंचे और खेतों तक फैल जाए और किसान अपने खेतों तक आसानी से पानी ले जा सकते थे। यहाँ की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। यहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था है बहुत ही उत्तम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजयनगर जैसा सिंचाई व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। बस आपको इतना लिखना है और आपको यहाँ पे 3 मार्क्स आपको इजीली से यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है सर आप एक्सप्लेन जो कर रहे हैं मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से फील हो रहा है, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है सर, अगर इस तरह से हम लोगों को समझाने वाला कोई मिल जाए तो हम लोग सारा का सारा हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह से थोड़ा सा भी फील हो तो एक बार जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें कि सर आप लोगों को समझाने का तरीका बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। अब मैं बात करूं विजयनगर की जल आवश्यकताओं की किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य जो है उसमें तो जल की व्यवस्था सबसे पहला बात आती है। विजयनगर साम्राज्य में जल की व्यवस्था को कैसे पूरा किया जा सकता है। जैसे हम लोग अभी पानी पीने के लिए चापाकल चलाते, नल चलाते, कोई सबका अलग अलग है ना, किसी का फिल्टर पानी आ रहा है, सबका अलग अलग सोच पे है। लेकिन यहाँ पे ना क्वेश्चन आपसे पूछा गया विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है, समझिएगा। और ये जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरा बाप का घर का क्वेश्चन नहीं, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे, ठीक है, समझिएगा। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने का उपाय क्या है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट देकर आपको लिखना है। विजयनगर का क्षेत्र एक शुष्क क्षेत्र है, काफी उपजाऊ थी। इसकी जल आवश्यकता तुंगभद्रा नदी के किनारे पूरी करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट। यह नदी एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण करती है। यह नदी जो है एक प्राकृतिक मतलब नेचुरल मतलब भगवान का गिफ्ट बोल सकते हैं हम लोग, है ना। वो प्राकृतिक कुंड का निर्माण करती है। कुंड मतलब जलाशय जो हम लोग बोलते हैं ना, हौद भी कोई बोलते हैं, हौज भी कोई बोलते हैं, सब अलग अलग अपना भाषा में बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नदी के आसपास करधनी के रूप में ग्रेनाइट पत्थर की पहाड़ियां हैं जिनका पानी जल धाराओं के रूप में नदी में गिरती है। अब देखिए तुंगभद्रा नदी की है, तुंगभद्रा नदी के किनारे आसपास में ना बहुत सारा पहाड़ियां हैं। अब पहाड़ियां का पानी कहाँ से, देखिए ये पहाड़ है, पहाड़ का पानी कहाँ आ गया, पानी बहकर नदी में ही आएगी। तो इस तरह भी ना जल का पूर्ति किया जाता था विजयनगर साम्राज्य में। पॉइंट 3, सभी धाराओं के साथ एक हौज बनाया गया था। हौज के जल प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था। जो एक हौज बनाया था, हौज मतलब आप सभी को पता चल गया होगा ये हौज है और हौज के पानी को भी प्रयोग कर सकते थे। पॉइंट नंबर 4, इन हौजों में प्रसिद्ध हौज 15वीं शताब्दी में निर्मित कमलपुरम जलाशय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कमलपुरम जलाशय किस साम्राज्य में बनाया गया था, बोलेंगे सर याद रखिए किस साम्राज्य में है, तो बोलेंगे विजयनगर साम्राज्य में। इसके जल का प्रयोग पीने और सिंचाई दोनों कार्यों के लिए किया जाता था। कमलपुरम जो जलाशय है इसका प्रयोग जो है पानी पीने के लिए भी किया जाता था और सिंचाई व्यवस्था में भी इसका प्रयोग किए जाते थे। जल का प्रमुख स्रोत हरिया नहर था। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और घाटी स्थित कृषि भूमि को सिंचाई में प्रयोग किया जाता था। आप अगर इस तरह से लिखेंगे ना मेरे प्यारे, आपका 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होगी ना, और अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं और सारा का सारा आंसर अगर आप मतलब पूरा का सारा सेंटेंस अगर सटीक लिखते हैं ना, 5 मार्क्स देने से कोई भी टीचर ना हेजिटेशन नहीं करते, हिचकिचाते नहीं है। वो उनको देखते हैं कि हाँ स्टूडेंट पढ़ने वाला है, वो 5 पॉइंट ऑलरेडी सही लिखें, 5 में से 5 बैठा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखने का भी हैबिट डालिए। विजयनगर की सुंदरता पर प्रकाश डालें। अब विजयनगर जो सुंदरता है इसके बारे में आपको प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, याद रखिएगा, 2 भाइयों ने मिलकर किया था। यह नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। मैंने अभी जस्ट बताया विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 2 भाई ने किया था, हरिहर राय और बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में किया था। फिर आपको लिखना है कि यह नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ की भूमि काफी ज्यादा उपजाऊ थी। आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ के शासक कृष्णदेव राय ने किसानों के लिए कई नहरों का निर्माण कराया था।
यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार हुआ करते थे। यह लोग अपने घरों में लता नहीं लगाते थे, सॉरी लता नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है मेरे प्यारे, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ताला होगा, ठीक है। इतना ईमानदार लोग थे यहाँ पे लोग कि वो अपने घरों में जब वो खेती करने के लिए जाते थे तो घर में ना वो लोग ताला भी नहीं लगाते थे और चल जाते थे। उनको विश्वास था कि हमारे घर में कोई चोरी नहीं करेंगे। लेकिन आज के दौर पे खोल के थोड़ा सा बाहर निकलिए फिर पता चल जाएगा। यह इतना सुंदर था कि इनका वर्णन करना कठिन हो गया है। यह इतना, इसका वर्णन करना इतना सुंदर है, ये जो विजयनगर साम्राज्य वो इतना सुंदर है कि इसका वर्णन करना कठिन हो गया। मैंने क्या वर्णन करूं, कहा जाता ना मैं कितना तारीफ करूं, मैं तारीफ करते करते थक जाऊं लेकिन फिर भी आपकी मैं हक अदा नहीं कर सकता, आपकी तारीफ नहीं कर सकती। ये होता है आपका, इस तरह था विजयनगर साम्राज्य। इतिहासकारों ने कहा है कि विजयनगर साम्राज्य की दुनिया का सबसे सुंदर साम्राज्य है। इतिहासकारों का, अलग अलग इतिहासकारों का मानना है कि विजयनगर साम्राज्य दुनिया की सबसे सुंदर साम्राज्य थे। यहाँ पर नदी पर थी, नहरें थी, चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए थे। कमल महल विजयनगर साम्राज्य का सबसे सुंदर महल थी। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, कमल महल किस लिए था तो बोलेंगे सुंदर महल था साम्राज्य में, ठीक है। इनके चारों ओर घोड़ों का अस्तबल बना हुआ था। अस्तबल मतलब जहाँ पे घोड़ा को रखा जाता था, जो बहुत ही सुंदर था। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य अत्यंत सुंदर साम्राज्य था। आपको इस तरह से अगर वर्णन करके लिखेंगे ना मेरे प्यारे, सही कह रहा हूँ, आपको कोई भी नंबर देने से ना, कोई भी नंबर देने से आप उनका हाथ थरथराएगा नहीं, बल्कि वो सोचेंगे कि कितना मस्त तरीके से लिखा होगा, एक एक सेंटेंस को क्लियर भाषा में लिखा होगा। हाँ, लेकिन लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इस सेंटेंस को ऊपर बैठा दिए और इस सेंटेंस को नीचे बैठा दिए, फिर आपको सही मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसलिए समझाने वाला सही होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे कि मेरे टूटी फूटी भाषाओं को आप लोगों को थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी टूटी फूटी मेरे भाषा से निकलती है मेरे प्यारे, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आता होगा, है ना। अगर थोड़ा बहुत समझ में आता होगा ना तो आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, जरूर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मिलकर आपको रिजल्ट 80-90% इजीली से आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विशेषता के बारे में आपको वर्णन करना है। जो विजयनगर साम्राज्य है इसके सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में आप लोगों को वर्णन करना है। देखिए क्या है, पॉइंट नंबर 1, सामाजिक स्थिति। विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। यहाँ के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। यह लोग महिलाओं की इज्जत किया करते थे। वहाँ पे कोई भी महिलाओं से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती थी, ठीक है, और इज्जत किया करते थे। यह पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पे पुरुष प्रधान यानी पुरुषों का बोलबाला था, लेकिन महिलाओं का भी बहुत ही सम्मान किया जाता था, बहुत ही इज्जत दिए जाते थे, ठीक है। और उसके बाद वो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, यानी कैसे थी, ठीक है, स्थिति कैसे थी। आर्थिक स्थिति, विजयनगर साम्राज्य का आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। यहाँ के लोग कृषि और व्यापार करते थे, जिनसे इन लोगों के आय की प्राप्ति होती थी, यानी इनकम का सोर्स होता था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। राजनीतिक स्थिति, कृष्णदेव राय विजयनगर के बहुत ही अच्छे शासक थे। उन्होंने प्रजा को, प्रजा नहीं होगा, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, प्रजा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रजा लिख लीजिएगा। प्रजा को खुश रखने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। कर को यानी टैक्स को घटा दिया गया था, यानी जो टैक्स लेते थे किसानों से वगैरह, कुछ किसी से भी टैक्स लेते थे, उस टैक्स को उन्होंने घटा दिया था कृष्णदेव राय ने। उसके बाद बताया जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से हमें स्पष्ट हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति भी बहुत ही अच्छी थी। क्या आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? कितना सिंपल वर्ड में मैंने आंसर की लेकर आया हूं, ताकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे तो आप इससे बाहर जैसे आपको नहीं छपिएगा, ठीक है, और इजीली से लिख सकते हैं। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको सब ध्यान देना है। अमर नायक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए अमर नायक व्यवस्था मुझे पूरा याद है मेरे प्यारे, 2017 और 2019 में एक बार पूछा गया था, और अभी तक ये क्वेश्चन ना अभी तक नहीं पूछा। हो सकता है कि आपको 2024 के फाइनल में पूछा जा सकता है कि अमर नायक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अमर नायक व्यवस्था जो है इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में। यह राजा सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले भूमि प्रदान करते थे। इस प्रकार की भूमि अमरम कहलाती थी। इसके प्राप्तकर्ता अमरनायक कहलाते थे। अमरनायक अपने, यहाँ पे अमर नायक होगा मेरे प्यारे, ठीक है, सही कर लीजिएगा। अपने भूमि क्षेत्र के कृषकों, शिल्पों एवं व्यापारियों से भूराजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। आपका अमर नायक की व्यवस्था के बारे में अगर आपके पेपर में आ जाए
तो आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी जस्ट आप लोगों को आपके पास आती है ना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषता बताएं। तो स्थापत्य कला आपको 3 पॉइंट लिखना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 ही मार्क्स के पूछे जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता यह थी कि अत्यधिक सुंदर कमल थी। मैंने अभी जस्ट बताया कमल महल, बहुत ही सुंदर महल थी वहाँ का, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में 2 पे लिखना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता यह थी कि मंदिरों के आगे गोपुरम का निर्माण किया गया था। अच्छा, गोपुरम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना। गोपुरम का मतलब मंदिरों का प्रवेश द्वार, गोपुरम का अर्थ होता है मंदिर, उससे रिलेटेड है। लेकिन गोपुरम का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए कि इसके मीनिंगफुल क्या है, तो बताएंगे सर मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ना 2 मार्क्स के फाइनल एग्जाम में छपेगी कि गोपुरम का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे सर मंदिरों का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता यह थी कि भारत के सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब सेंटेंस आप लोगों को कर लेना है। देखिए मैं अभी आप लोगों को ना सेट 3 प्रोवाइड कर रहा हूँ। कौन सा सेट, तो बोलेंगे सर सेट 3 में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेट 3 में सारा का सारा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता पाया हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 4 भी लेकर आए तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट करें। मैं सेट 4 में भी आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव, याद रखिए मेरे प्यारे, सेट 3 में भी 4 में भी आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जहाँ पे आप लोगों को और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम के लिए मेरे प्यारे रट्टा लगा के रख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना है। विजयनगर के शासक ने सिंचाई व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया था। सिंचाई व्यवस्था पर काफी ज्यादा ध्यान दिया था। विजयनगर चारों ओर से ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरा हुआ था। इस चट्टान से कई जलधाराएं फुटकर तुंगभद्रा नदी से मिलती थी। मैंने जस्ट बताया अभी पहाड़ियां स्थित थी तुंगभद्रा नदी के किनारे, और पहाड़ी से जो भी जल आती थी बहकर वो नदी में डायरेक्टली मिल जाते थे। इससे एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण हुआ था। इससे सभी धाराओं को बंद कर पानी के हौज बनाए गए थे। इन्हीं में से एक धारा का नाम था कमल जलाशय। यानी आपको समझ में आ गया, कालीन सिंचाई व्यवस्था हो या तो कमलपुरम हो, आपको इसी तरह से इसका आंसर इजीली से कर लेना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे कि आपको ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, है ना। और अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि विजयनगर साम्राज्य में कितने शासक ने शासन किए थे, बोलेंगे सर 4 शासक। कौन कौन था सर, तो संगम वंश, सालुक वंश, तुलु वंश और विडु वंश। संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश और विडु वंश, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये आपसे जरूर पूछे जाएंगे मेरे प्यारे। चारों का आपको याद रखना है कौन कौन सा वंश है। संगम वंश, संगम राजवंश, सालु राजवंश, तुलु राजवंश और विडु राजवंश, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे अगर आप चाहते हैं अभी भी कि सर हमें आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, मैं अभी जस्ट और 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी से प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को जल्दी से बताइए सर कि हम लोग आर्ट्स का अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। सर्च करने के बाद आप लोगों को जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी, सिर्फ आपको इस कोर्स को बाय कर लेना है। कौन से कोर्स को सर, आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स। यहाँ पे बच्चों की तरह समझाया जाता है। देखिए रट्टा लगाना सबकी बस की बात है, लेकिन समझना सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगा ना मेरे प्यारे, लिखने में मजा कुछ और ही है। आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ का पूरा सब कुछ, कहाँ दुकान है, कहाँ मकान है, कहाँ चोर है, कहाँ चुहाड़ है, सब कुछ अगर आपको पता चल जाएगा ना, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जाएंगे, जो सामान लेना वहाँ पे लेंगे। यहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ चोर है, तो आप वहाँ पे सावधान रह जाएंगे, है या नहीं। अब आपको कुछ पता नहीं, आप डायरेक्टली जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा, चोर मार के आपको फेंक देंगे उधर। ठीक इसी तरह से मेरे प्यारे जो रट्टा लगाते हैं ना, वो चोर की तरह जाते हैं। और जो मेरे प्यारे जो पढ़ कर जाते हैं ना, जो मतलब समझ कर जाते हैं, वो शासक की तरह जाते हैं। जो शासन करते हैं ना, जैसे कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में शासन किए, तो वो क्यों, क्योंकि उनको तो सारा चीज आपको पता चल गया होगा। यहाँ दुकान है, यहाँ मकान है, यहाँ चोर है, यहाँ चुहाड़ है, यहाँ बैंक है, वह सब कुछ पता चल गया। इसलिए ना एग्जाम में जाने से पहले सारा का सारा चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ना बच्चों की तरह समझाया जाता है। अगर आप डेमो भी देखना चाहते हैं ना सर, हम तो डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। अगर डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो देखने के लिए आपको कंटेंट में क्लिक करना है। कंटेंट में क्लिक करेंगे मेरे प्यारे, तो आपको भी सब्जेक्ट का कोई भी पहला चैप्टर देख सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ाया जाता है। जो चैप्टर पढ़ाई हो चुका है वो भी आपको मिल जाएगी, जो अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो अभी पढ़ाई हो चुका है वो भी आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। और खास करके ना मेरे प्यारे, ये 5 सेट पर आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। जो मैं 5 सेट का बात कर रहा हूँ ना, ये जो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर ने हमें प्रोवाइड किया है, फिलहाल ये हिस्ट्री का है। इसी तरह से सारा का सारा सब्जेक्ट का हमें प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इस 5 सेट को ना आप लोग जरूर अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जरूर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से छपेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे कि आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। आप मैं बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, विजयनगर राज्य की संक्षिप्त में टिप्पणी करना है, ये आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, विजयनगर दक्षिण में
हिंदुओं का एक साम्राज्य था जो बहमनी साम्राज्य था। साम्राज्य दक्षिण में स्थित था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में हारिया तथा बुक्कर। किस शासनकाल में आपका 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ? तो बोलेंगे सर मोहम्मद बिन तुगलक। इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करें, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था, जिसका नाम था कौन कौन? हरिहर राय और बुक्का राय ने मुस्लिम आक्रमण को रोकने के लिए उनके उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी किनारे दक्षिण किनारे पर इस राज्य की स्थापना की थी। यह लगभग 200 वर्ष तक चलता रहा। इसे शीघ्र ही उन्नति की तथा यह कृष्ण नदी से कुमारी अंतरिप तक फैला हुआ है। अंतरिप मतलब वहां तक एरिया तक फैला हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग रट्टा लगा लें। जो रट्टा लगाने वाला बच्चा है वो रट्टा लगाएंगे, जो समझने वाला बच्चा है उसको समझिए। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2024 के पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कॉलिन मैकेंजी कौन था। ठीक है, समझिएगा। कॉलिन मैकेंजी पॉइंट लेके दिखना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता एवं पुरावैदिक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे। अगला कौन है? उन्होंने विजयनगर मतलब हम्पी में है, विजयनगर का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। विजयनगर कैसा होना चाहिए, कहाँ जलाशय होना चाहिए, कहाँ पहाड़ है, उसको कैसे हम लोग वहाँ पे घर बसाएंगे, सबका सारा नक्शा उन्होंने दिया था। किसका नाम? तो बोलेंगे सर कॉलिन मैकेंजी ने पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। इस नगर के विषय में उसकी जानकारी वृक्ष मंदिर तथा पंपा देवी पूजा स्थल के पुरोहितों के साथ किए गए साक्षात्कार से संग्रहित की गई थी। आपको इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया हूं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं वेट करता हूं आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन का कि अगर आप लोग कमेंट करें सर हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए और सेट नंबर 4 में, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।